नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। 3 महीने का वक्त भी नहीं बचा। सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी गोटियां सेट कर चुकी हैं, अपनी रणनीतियां बना चुकी हैं। लेकिन इस बार का बिहार चुनाव थोड़ा सा अलग है, क्योंकि एक और नए प्लेयर की इसमें एंट्री हुई है। नाम है प्रशांत किशोर। चुनावी रणनीतिकार, वो अच्छे रणनीतिकार माने जाते हैं। कई बड़े नेताओं के साथ काम कर चुके हैं, खुद नीतीश कुमार के साथ भी काम कर चुके हैं। तो इस बार का चुनाव थोड़ा सा इसलिए अलग हो जाता है। आज बात करेंगे बिहार में एनडीए कितनी तैयार है, या फिर तेजस्वी, या फिर प्रशांत किशोर कितने दमदार बिहार में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि एसआईआर का मुद्दा बेहद ही ज्यादा ज्वलंत मुद्दा फिलहाल बिहार में बना हुआ है। इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई चल रही है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। तो इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है, उसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुमित शशांक जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद एनएमएफ की पूरी टीम को। एसआईआर से अगर शुरू करें बिहार में किसकी सरकार से पहले, तो बहुत सारे आरोप विपक्ष के आपके ऊपर हैं। 65 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए। कुल मतदाताओं का लगभग 8%, 8 करोड़ के आसपास की वोट बैंक बिहार में है। तो एसआईआर की प्रक्रिया सही तरीके से हो रही है या उसमें कुछ खामियां हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव के भी 2 एपिक नंबर सामने आए। देखिए, 19 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 26 लाख लोगों का विस्थापन हो चुका है। तो जिन 19 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है, वैसे लोगों को भी क्या विपक्ष वोट डलवाना चाहती है? जिन 26 लाख लोगों का विस्थापन हो चुका है, क्या वैसे 26 लाख लोगों को भी वोट विपक्ष डलवाना चाहता है? ये तेजस्वी यादव को बताना चाहिए। मैं तो खुली चुनौती देता हूं तेजस्वी यादव को आपके चैनल के माध्यम से कि वो एसआईआर के मुद्दे पर डिबेट कर ले मुझसे। संविधान प्रदत्त अधिकारों से एक तरीके से सुसज्जित है चुनाव आयोग, और उस संवैधानिक संस्था के ऊपर आरोप कौन लगाता है? तो विपक्ष आए दिन लगाता है। तेजस्वी यादव लगाते हैं, लालू जी लगाते हैं, राहुल गांधी लगाते हैं। और राहुल गांधी तो संविधान के, खास करके संविधान की जो धाराएं हैं, उपधाराएं हैं, उनके ऊपर भी प्रश्न खड़े करते हैं। संविधान की किताब हाथ में लेकर के चलना और संविधान के मूल तत्वों को आघात पहुंचाना, यही नेहरू गांधी परिवार का एक तरीके से एजेंडा रहा है। इनके परिवार में सिर्फ एक ही चीज है कि जो इनके परिवार में जो बातें लिखी गई हैं वही ये लोग सही मानते हैं। इसकी आगे बढ़कर संविधान प्रदत्त अधिकारों से लिप्त जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, अगर वो काम करती हैं, तो मुझे लगता है कि एक तरीके से मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, ये बुर्का गैंग को बचाने के लिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से मेरा मानना है। कौन वोट करता है मरे हुए लोगों के नाम पर? जरा मुझे बता दीजिए। बूथ लूट के जिन लोगों ने राज किया, बूथ में स्याही डाल के जिन लोगों ने राज किया, और जिस तरीके से आपने देखा कि मत पत्रों को फाड़ करके जिन लोगों ने राज किया, वैसे लोगों की परंपरा से आते हैं ना तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लालू यादव। तो मुझे लगता है कि बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हमारे बिहार की सीमाएं खास करके पश्चिम बंगाल और झारखंड से सटी हुई हैं, और इन दोनों राज्यों के ऊपर आरोप है, इन दोनों राज्यों के प्रशासन पे आरोप है कि इन दोनों राज्यों ने रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का काम किया, और जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, उनके वोटिंग राइट्स को एक तरीके से चौपट करने का काम किया था। तो आज अगर चुनाव आयोग पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है, तो आरोप कौन लगा रहा है? राहुल गांधी और लालू जी के बेटे। किसके खिलाफ? ये आम जनता को उसके वोटिंग राइट से कहीं ना कहीं वंचित करना चाहते हैं। मैं तो खुली चुनौती देता हूं तेजस्वी यादव को कि तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करें वैसे लोगों के साथ जिनके वोटिंग राइट्स छीन लिए गए हैं, और बताएं कि क्यों वैसे लोगों का वोटिंग राइट्स छीना गया है। यह भी तो उनको बताना चाहिए ना। आपने अभी तक देखा क्या कि किसी 10 आदमी के साथ, 15 लोगों के साथ या 50 लोगों के साथ तेजस्वी यादव ने कहीं पर भी कोई सभा की हो जहां पे उन्होंने बताया हो कि ये 10 लोगों का वोटिंग राइट्स चुनाव आयोग ने छीना है? क्यों छीना है, ये भी तो बताना चाहिए ना। ये नहीं बताएंगे। बुर्का गैंग को बचाना है, बुर्का गैंग को बचाना है। ठीक है। अब बात करें अगर बीजेपी की और जेडीयू की अगर बात करें, एक बार फिर से नीतीश कुमार के चेहरे के साथ आप लोग जा रहे हैं, लेकिन क्या आज भी नीतीश कुमार के चेहरे के साथ वो वोट बैंक जुड़ा हुआ है जो वोट बैंक 2020 में जुड़ा हुआ था, उससे पहले जुड़ा हुआ था? क्योंकि
कई बार उनकी तस्वीरें मंचों से, सार्वजनिक स्थान पर या फिर विधानसभा से बहुत सारी सी तस्वीरें आई हैं जो ये बताने के लिए शायद काफी हैं कि तबीयत कहीं ना कहीं खराब है। देखिए, तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता है। तुलनात्मक अध्ययन जब होता है ना, गुंडा राज, जंगल राज वर्सेस विकास का राज, और विकास के राज का अगर कोई चेहरा है तो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, जिनके शासनकाल में बेटियों को, बहनों को सम्मान मिला, जिनके शासनकाल में युवाओं को रोजगार मिला, जिनके शासनकाल में ऊर्जा सिक्योरिटी की तरफ हम आगे बढ़े, जिनके शासनकाल में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जिनके शासनकाल में लघु एवं कुटीर उद्योग जो हैं उनका निर्माण कार्य हुआ। और आपने देखा कि पलायन रोकने का काम भी नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हुआ। प्रशांत किशोर तो कहते हैं 2 करोड़ लोग उन्होंने पलायन किया बिहार से फिलहाल। देखिए, प्रशांत किशोर की बातों का मैं जवाब दूंगा, लेकिन अभी सबसे पहले ये समझना है कि एक तरफ वैसे लोग जिन्होंने बूथ लूटा, एक तरफ वैसे लोग जिनके शासनकाल में बलात्कार हुआ करते थे और मुख्यमंत्री के आवास पे पंचायती होता था। लोग भूले नहीं है चंपा विश्वास कांड को, लोग शिल्पी गौतम कांड को भूले नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को भी देखने की आवश्यकता है। क्या गलती थी चंदा बाबू के बेटों की जो तेजाब से नहला दिया गया? उस पर भी तो जवाब देना चाहिए ना इन लोगों को, लेकिन ये जवाब नहीं देंगे। सर, बिहार में अस्पताल में घुसकर हाई प्रोफाइल मर्डर हो जाते हैं, एक बिजनेसमैन का मर्डर हो जाता है। देखिए अभिषेक जी क्या आता है कि अभी बरसात नहीं हो रही है तो थोड़ा सा बयान नहीं था, ये किसी पुलिस अधिकारी का बयान हो सकता है, लेकिन बिहार के माननीय का बयान नहीं था। ठीक है, मैं बिहार के, लेकिन बिहार के किसी पुलिस अधिकारी का बयान था। बिहार के माननीय ने स्पष्ट रूप से बताया कि वैसे अपराधी जो बिहार में संगठित अपराध नहीं है, जो संगठित अपराध करता है, संगठित अपराधकर्ता लालू जी के शासनकाल में हुआ करते थे। और वर्तमान परिदृश्य में अगर किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति से घरेलू दुश्मनी है, आपसी दुश्मनी है, उस दुश्मनी के क्रम में अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो पुलिस एफआईआर भी करती है और वैसे लोगों पर कार्रवाई भी होती है। और जो लोग आपराधिक चीजों में लिप्त हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, या तो गया में अपराधियों का पिंडदान होगा, नहीं तो अपराधियों को नेपाल भागना पड़ेगा। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि शिक्षा से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होगी तो मुझे लगता है कि नैतिक रूप से जब तक संबल प्रदान किसी भी समाज में नहीं होगा तब तक अपराध की जो घटनाएं हैं उनको रोकना मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि नैतिक रूप से संबल की आवश्यकता है। वर्तमान परिदृश्य में 2004 और वर्तमान में अगर आप तुलनात्मक रूप से देखें तो अपराध की जो घटनाएं हैं वो 25% तक रह गई हैं। 75% से ज्यादा अपराध लालू जी के शासनकाल में हुआ करता था। और रही बात प्रशांत किशोर जी वाला प्रश्न आपने पूछा था, तो मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूं, एक व्यक्ति जिसकी दुकानदारी ही झूठ बोल के चल रही है, एक व्यक्ति जिसकी दुकानदारी ही परसेप्शन क्रिएट करके चल रही है, एक व्यक्ति जो र्यूमर और मिटिगेशन की लड़ाई लड़ता है, आरोप और अफवाह की लड़ाई लड़ता है, तो वैसे व्यक्ति पे भरोसा कैसे कोई कर सकता है? एक समय नीतीश कुमार जी उनके पिता तुल्य थे और दूसरे समय वही पिता गलत हो जाता है। तो ये इस पर भी उनको जवाब देना चाहिए। जब उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि आपके पास पैसे कहां से आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो वो कहते हैं कि जिनके साथ उन्होंने काम किया उनके पास से पैसे आते हैं। बिहार में आकर के बिहारियों को आगे बढ़ाने की जब आप बात करते हैं तो जवाब आपको देना पड़ेगा कि बिहार का बेटा बेटी जब तमिलनाडु में काम करने के लिए जाता है तो वैसे लोगों को जिनको आपने जिताने का काम किया था वही लोग क्यों मारते हैं बिहार के बेटे बेटियों को? और वही बिहार का बेटा बेटी पूरा 1 साल कमाता है ताकि उसकी मां बहन छठ पूजा कर सके, दीपावली बना सके, सनातन से जुड़े हुए पर्व त्योहारों को मना सके। वैसे ही पर्व त्योहारों को जो डेंगू मलेरिया एड्स बता रहे थे उनके साथ गलबैया करके बैठे थे, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। मुझे एक बात बताइए, फिलहाल जिस तरीके से आपने कहा मौजूदा वक्त में जाति बिहार से गई है, अभी एक लाइन में जवाब दीजिएगा, या अभी नहीं गई है? देखिए मेरा मतलब सेंटर क्या रहेगा? चुनाव का जो मेन फोकस रहेगा वो जाति पर आधारित चुनाव रहेगा? देखिए विकास पर आधारित रहेगा। विकास पर आधारित विकास पर जब आधारित रहेगा तो बिहार के लोगों से जब मेरी बात होती है वो बताते हैं कि 2005 से लेकर 2010 तक जो पुलिस का इकबाल बुलंद था बिहार में वो शानदार था।
बिहार में जो काम हुआ नीतीश कुमार के शासन में, पहले शासन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, सड़कें बनी, अस्पतालों में जो काम हुआ, वो वाकई में काबिल तारीफ था। लेकिन उसके बाद वो चमक नहीं दिखाई दी। और आज पलायन को रोकने की बात तो प्रशांत किशोर करते हैं। देखिए प्रशांत, मैंने बोला ना कि प्रशांत किशोर जी परसेप्शन की राजनीति करते हैं, प्रशांत किशोर जी ह्यूमर और मिटिगेशन की राजनीति करते हैं, प्रशांत किशोर जी आरोप और अफवाह की राजनीति करते हैं। यहां अगर चर्चा हो रही है बिहार में एक व्यक्ति जो राजनीतिक रूप से अभी भी कहीं पर भी नहीं खड़ा है, उस व्यक्ति पर अगर मैं अपना 5 मिनट बर्बाद कर रहा हूं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो सफल हो रहा है। ठीक है, कहीं नहीं बात है। चलिए प्रशांत किशोर को थोड़ा इसका चैप्टर बाद में लेंगे। बीजेपी अपना एक लीडरशिप, मजबूत लीडरशिप तैयार करने में कामयाब बिहार में क्यों नहीं रही है? इस बार बिहार के चुनाव में क्या युवाओं को मौका दिया जाएगा? क्या युवाओं की एक लीडरशिप खड़ी करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, या फिर वही पुराना ढर्रा, पुराने नेता? देखिए अभिषेक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है 1 लाख गैर राजनीतिक परिवार से आने वाले सामान्य परिवार के युवाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। और इस लक्ष्य के साथ बिहार का एक एक बेटा, एक एक बेटी खड़ा है और कहीं ना कहीं बिहार के प्रत्येक युवा इस लक्ष्य के साथ जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी युवाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करेगी और युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए काम भी करती है। बिहार राज्य में 70% लगभग आबादी युवा है और जिन युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जिनके रोजगार सृजन के लिए, जिनको एक तरीके से आप कहेंगे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, नालंदा और विक्रमशिला की परंपरा जिससे हम आते हैं, वैसे शिक्षा पद्धति के लिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। आपने देखा कि मिथिलांचल का इलाका, सीमांचल का इलाका और खास करके शाहाबाद का एरिया, इन सभी क्षेत्रों में जो हजारों करोड़ों रुपए की योजनाएं आई, जो आप देखेंगे कि पटना में ड्राई पोर्ट का निर्माण हो रहा है, इसके अलावा SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात चल रही है, इसके अलावा गया को इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो रही है। तो इस दिशा में लगातार हम काम कर रहे हैं और जब इस दिशा में काम होगा तो युवाओं को प्रतिनिधित्व तो हर क्षेत्र में प्रदान किया जाएगा। युवा शक्ति पूरी तरीके से एकाग्रता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रही है और उस युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की तरफ देख रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और प्रधानमंत्री जी का सपना कि मां भारती को विश्व के फलक पे सबसे ऊंचाई पर ले जाना है, इसमें बिहार के युवा सबसे आगे रहेंगे। मोदी जी बिहार के युवाओं की तरफ देख रहे हैं और मोतिहारी की जनता आपकी तरफ देख रही है। मुझे वो बताइएगा कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद ऐसा क्या हुआ कि सुमित शशांक के नाम की एक लहर मोतिहारी में गूंज पड़ी कि सुमित शशांक को इस बार चुनाव लड़वाया जाए? मतलब वो ट्रिगर पॉइंट क्या रहा, क्या किया आपने ऐसा वहां? देखिए मैं तो लोगों के साथ काम करते रहता हूं और खास करके मोतिहारी की बात अगर हो रही है या फिर बिहार के लोगों की बात हो रही है, नहीं पहले मोतिहारी की बात करेंगे फिर बिहार की बात, दोनों ही जगहों की बात करता हूं। सामाजिक दृष्टिकोण से काफी लोगों के साथ मैं जुड़ा रहा, बचपन से लेकर आज तक। मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगता कि मैं किसी से भी अलग हूं, किसी भी व्यक्ति से। और खास करके जब कभी भी कोई सुख दुख में रहा तो मैं हमेशा आगे बढ़ के खड़ा रहा। तो मुझे लगता है यही कारण है कि प्रत्येक युवा, और इसमें मीडिया चैनल्स का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है, जिसने एक बड़ा मंच मुझे प्रदान किया जिसके माध्यम से मैं युवाओं की बात को कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचा पाता हूं। तो इस कारण से भी युवाओं का जुड़ाव, आम जनता का जुड़ाव और जो मेरा मोतिहारी परिवार है, तो टिकट अगर मिलता है तो तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट देती है तो तैयार है और भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो भी तैयार है कार्यकर्ता के तौर पर काम करने के लिए। कार्यकर्ता के तौर पर काम कर। ठीक है। तेजस्वी यादव के परिवार पर अगर आए तो दोनों भाइयों में जो फिलहाल जो खाई गहरी हुई है, उसका नुकसान आरजेडी को कितना है और फायदा बीजेपी को कितना है या फिर एनडीए को? मैंने आज से लगभग 1 साल पहले कहा था, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से और एनएमएफ के माध्यम से भी मैंने बताया था कि लालू जी के भाई को कोई नहीं जानता, आने वाले समय में तेजस्वी यादव के भाई को भी कोई नहीं जानेगा। यह स्पष्ट रूप से मैंने बताया था। जो सामर्थ्यवान नहीं है, जो अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकता, जो अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकता,
उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता, चाहे वो किसी का बेटा हो। यह स्पष्ट रूप से मेरा मानना है, जिसकी परिणति आपने देख ली कि 1 साल के बाद क्या हुआ, किस तरीके से तेज प्रताप यादव को उनके परिवार से एक तरीके से बेदखल किया गया। लेकिन इससे तेज प्रताप यादव जो है या फिर तेजस्वी यादव, इन दोनों में से किसी की छवि अच्छी नहीं है। एक तरफ आपने देखा कि एक पुलिस वाले को किस तरीके से बोला जा रहा था कि ये दीपक नाचो नहीं तो सस्पेंड कर देंगे होली के त्योहार पे। दूसरे तरफ आपने देखा कि अपने ही कार्यकर्ता को मंच से उठा करके फेंक देना। तीसरे तरफ तेजस्वी यादव कैसे कहते हैं कि अपने ही कार्यकर्ताओं के ऊपर कहते हैं कि गाड़ी चढ़ा दो। तो मुझे लगता है कि अहंकारी दंभी स्वरूप जनता ने देखा है बिहार में एक रानी राजकुमार के बेटों का, और दूसरी तरफ सामान्य परिवार के युवा हैं। सामान्य परिवार के युवाओं ने ठाना है कि शिक्षा जो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करने का अधिकार देती है, तो कहीं ना कहीं उसको अपनाना है, शिक्षा को हथियार बनाना है, कलम को हथियार बनाना है और सवाल जरूर करना है, सवाल से पीछे नहीं हटना है। इस कारण से आज राजा रानी के बेटों को बड़ी चुनौती बिहार की जनता स्वयं दे रही है। आपने कहा कि तेज प्रताप यादव सामर्थ्यवान नहीं है, तो क्या तेजस्वी यादव सामर्थ्यवान है और कितना सामर्थ्य है कि सीएम की कुर्सी तक पहुंच जाए इस बार? देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से बताया कि दोनों ही सामर्थ्यवान नहीं है, लेकिन पारिवारिक रूप से देखा जाए उनके परिवार की अपनी बातें हैं। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी में उनका परिवार रहा। सीएम की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं? मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि तेजस्वी यादव खास करके बिहार की राजनीति में, अगर लालू जी के बेटे नहीं होते तो कुछ दिन पहले जो मंचों पे वो गाना गा रहे थे, तो स्टेशन पे गा के भी उनका गुजारा नहीं हो सकता है। स्टेशन पर गाकर भी गुजारा नहीं हो सकता। देखिए, आरजेडी के साथ कांग्रेस पार्टी भी इस बार मजबूती के साथ दिखा रही है। राहुल गांधी भी 5-6 यात्रा, शायद अगर मैं सही हूं तो 5-6 बार बिहार जा चुके हैं पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से। तो दोनों मिलकर क्या कुछ एनडीए का गणित खराब कर पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी के विषय में अगर बात होती है तो बहुत बिहार की जनता अच्छे से जानती है कि राहुल गांधी की माता जी सोनिया गांधी जी, वो हर इलेक्शन के पहले अपने बेटे को गोद में लेके जाती हैं और जनता के बीच में, कैमरों के बीच में, बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच में जाकर के कहती हैं कि ये मेरा बेटा है, मैं इसको आपको सौंप रही हूं। सभी लोग उस सौंपे गए बेटे को देखते हैं, दया दृष्टि से देखते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, जिता देते हैं, फिर रायबरेली से। फिर उसी बेटे को वापस वही जनता जो है वापस पहुंचा देती है उनकी माताजी के पास। फिर माताजी किसी दूसरे इलेक्शन में जाती हैं, वो कहती हैं कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं। फिर जहां वहां की जनता जो है वो कहती है कि आपका बेटा जो है अभी परिपक्व नहीं है। मुझे लगता है कि बिहार राजनीतिक रूप से काफी परिपक्व जगह है। बिहार में लोगों को राजनीति बहुत अच्छे से आती है और समझ भी आती है। तो बिहार में जाकर के राहुल गांधी जी किस प्रकार से काम करते हैं, ये बिहार के लोगों को बहुत अच्छे से पता है। राहुल गांधी जी अंदर बैठक कर रहे थे और राहुल गांधी जी की पार्टी के कार्यकर्ता ठीक उसी सभागार के बाहर, उनके बड़े नेता भी मौजूद थे। मैं कई बार मेरे मुंह से निकलता है कि लत्तम जूता पार्टी, तो बाहर में एक दूसरे को पीटने में व्यस्त थे। तो ये तो परंपरा है ऐसी पार्टियों की। और ये किन रास्तों का अनुसरण इन्होंने किया था? एक यात्रा इन्होंने निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा, ये आप कह सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये जोड़ने वाली यात्रा थी। क्या हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में गए थे? काशी में जाकर के काशी के युवाओं को नशेड़ी बताना, क्या ये संयोग था कि प्रयोग था? काशी में भगवान महादेव की पूजा होती है, 99 सीटों तक महादेव की पूजा भांग और धतूरे से होती है। जानबूझकर काशी के युवाओं को नशेड़ी इसीलिए बताया गया था राहुल गांधी की तरफ से। और 99 सीट की बात करते हैं, नेहरू जी के परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति, महाराज बहुत खुशी मनी थी कांग्रेस, वही बता रहा हूं ना, नेहरू जी के परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति और इंदिरा जी के परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति और राजीव गांधी के परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति 99 सीट लाने के बाद, क्या ये सबसे बड़ी उपलब्धि है क्या राहुल गांधी की? राहुल गांधी तब जिम्मेदारी से भागे जब वो सरकार में काम कर सकते थे, जब वो अपने आप को साबित कर सकते थे।
जिम्मेदारी से भागना और जिम्मेदार लोगों पर प्रश्न खड़े करना, ये राहुल गांधी की परंपरा। चलिए, राहुल गांधी की चर्चा हुई तो एक छोटा सा सवाल मेरे दिमाग में आया, वो छोटा सा जवाब दीजिएगा, वापस फिर बिहार पर आते हैं। उन्होंने एक एटम बम फोड़ने की बात की थी चुनाव आयोग के ऊपर, कर्नाटक में गए भी, वहां जाकर उन्होंने दिखाया भी 1,225,000 वोटों को जबरन जोड़ा गया, वो सारे वोट बीजेपी को, एनडीए को मिल गया, ऐसा उनका दावा था। 4-5 सवाल भी उन्होंने पूछे। किसी दावे में दम नजर आया या फिर आपको लगता है कि एटम बम उनका काम कर पाया या नहीं? आपको लगता है कि राहुल गांधी के दावों में दम होगा? एक व्यक्ति जिसके कारण एक कालखंड से एक पार्टी के, एक पीढ़ी के नेताओं का जीवन बर्बाद हो गया। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। एक पीढ़ी, कांग्रेस में पूरी की पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद करने का काम अपने नेतृत्व में राहुल गांधी ने किया। अब आप इससे कल्पना कर लीजिए ना कि एक पीढ़ी के नेताओं को जो व्यक्ति बर्बाद कर सकता है, उनका भविष्य खा सकता है, अपने से ज्यादा प्रतिभावान लोगों को कभी आगे बढ़ने नहीं देता है, वो एक अलग मसला है। लेकिन फिलहाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर्नाटक में जाकर की, एक सीट को लेकर जो सवाल पूछे चुनाव आयोग से, उनमें आपको लगा कुछ दम लगा? एसआईआर को तो उन्होंने वैलिडेट कर दिया, खैर अब सवाल पूछकर कि एसआईआर होना चाहिए। अभिषेक जी, राहुल गांधी की बातों में स्वयं ही विरोधाभास होता है। अगर व्यक्ति अपनी बातों के विरोधाभास में नहीं फंसे तभी तो किसी व्यक्ति पर भरोसा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता उनको काफी हल्के में लेती है। जिस व्यक्ति ने ये कहा कि स्वीकार्यता नहीं है, बिल्कुल स्वीकार्यता नहीं है। जिस व्यक्ति ने कुछ दिन पहले ये कहा कि मुस्लिम लीग देश की सबसे सेकुलर पार्टी है और वही मुस्लिम लीग केरला में कहती है कि हिंदुओं को मार करके उन्हीं के मंदिरों पर टांग देंगे और हिंदुओं को जिंदा जला देंगे, और राहुल गांधी विदेश में जाकर के उसी मुस्लिम लीग की तारीफ करते हैं। राहुल गांधी जिनकी स्वयं की नागरिकता पे प्रश्न खड़े हो जाते हैं, स्वयं जब वो ब्रिटिश नागरिकता वाली कहानी तो आपने सुनी ही होगी, में भी साबित नहीं कुछ भी हो पाया ना सर? नहीं, साबित हो नहीं हो, लेकिन कहानी तो आपको अच्छे से पता है कि किस तरीके से जब इनकम टैक्स भरने की बात होती है और उस दौरान इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की बातों में ही विरोधाभास है। ठीक है, वापस बिहार पर अगर आए तो एनडीए का प्लान क्या है इस बार सरकार बनाने का? देखिए, विकास के मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, जाति के आधार पर चुनाव विपक्ष लड़ रहा है, हम विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। युवा नहीं, विकास में आप युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, पलायन के लिए करेंगे क्या? देखिए, रोड मैप क्या है? वही बता रहा हूं ना। देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आज से ठीक 5 साल पहले एक बड़े चैनल को इंटरव्यू देने के दौरान मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि लघु एवं कुटीर उद्योगों को हम स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। आपने देखा कि भागलपुर का क्षेत्र, जहां 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम बुनकरों को हमने काम दिया। इसके अलावा सिल्क इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का हमने काम किया, जिसमें आप देखेंगे कि लाखों लोग जो हैं वर्तमान में कार्यरत हैं। महिला उद्यमी योजना के माध्यम से बिहार की माताओं बहनों को की उद्यमशीलता को निखारने के लिए लगातार काम चल रहे हैं। सरस मेला आदि जहां भी लगाए जाते हैं, वहां आप देखेंगे कि महिला उद्यमियों को ही स्टॉल प्रदान किया जाता है। इसके अलावा कला संस्कृति वहां संवर्धित होती है जहां मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पहले से हो जाती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से मिथिलांचल का जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारी सांस्कृतिक राजधानी दरभंगा को जाना जाता है, उन क्षेत्रों में आप देखें कि मधुबनी चित्रकला शैली को किस तरीके से उसके विकास के लिए काम चल रहा है। इसके अलावा सीमांचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मखाना उद्योग से जुड़े हुए जो हमारी बहनें हैं, और खास करके जो हमारी दलित बहनें हैं, उन बहनों के जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए 50,000 करोड़ रुपया आवंटित करने का काम किया। 50,000 हेक्टेयर भूमि पर कार्यरत जो महिलाएं हैं, जो मखाना किसान हैं, उन किसानों को संवर्धित करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। तो ये सारी योजनाएं हम लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। गया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, जिसको बनाने के बाद लगभग 1.5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान होगा। आप देखेंगे कि सीमेंट उद्योग वहां स्थापित होते हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। तो लगातार सीमेंट उद्योग स्थापित हो रहे हैं, उसमें युवाओं को काम मिल रहा है, और वही युवा इंजीनियर बन के, वही युवा अपनी उद्यमशीलता से लगातार राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमने पलायन को रोका है और आगे भी इन चीजों को रोकने पर लगातार हम काम कर रहे हैं। बाहर से भी, खास करके बिहार के बाहर के लोग भी आपको बिहार में मिलेंगे जो बिहार में अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आ रहे हैं। कोई चुनौती है बिहार में आपके सामने?
देखिए, मुझे लगता है कि आरोप और अफवाह से बचना है, क्योंकि वर्तमान में आरोप और अफवाह का तो दौर अभी चलेगा सर, अभी तो कहाँ चला है। देखिए, बिहार की जनता राजनीतिक रूप से काफी सशक्त है। मुझे लगता है कि आरोप और अफवाह के जाल में नहीं फंसने वाली, लेकिन वर्तमान में तेजस्वी यादव को अपने पिता से जो विरासत प्राप्त हुई है वो आरोप और अफवाह फैलाने की है। कुछ और पार्टियां हैं वो भी आरोप और अफवाह की राजनीति कर रही हैं, तो ऐसे लोगों से बचना है। विकास की राजनीति करनी है, विकास की नीति पर आगे बढ़ना है, देश को, राज्य को आगे सशक्त बनाना है। इस दिशा में युवा शक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ जुड़ना होगा और जोड़ना होगा। इसके लिए लगातार मैं काम कर रहा हूं। मतलब आपको पूरा भरोसा है एक बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में आने वाली है? निश्चित रूप से। ठीक है। युवा शक्ति और खास करके मेरे जैसे और भी पार्टी के कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता, युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ जोड़ करके जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को जमीन पर बता करके, और आपने देखा कि ऊर्जा सिक्योरिटी की आवश्यकता वहां होती है जहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है। मैं गुणवत्तापूर्ण ऊर्जा सिक्योरिटी की बात करता हूं। मैं गुणवत्तापूर्ण ऊर्जा की इसलिए बात करता हूं क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तभी हो सकता है जब गुणवत्तापूर्ण ऊर्जा सिक्योरिटी किसी भी राज्य में होगी, और इस दिशा में लगातार हमारा राज्य संवर्धित हो रहा है। बहुत धन्यवाद सुमित शशांक जी, आप स्टूडियो आए और बिहार के मुद्दों पर चर्चा की। तो बिहार में फिलहाल जो कुछ चल रहा है, सुमित शशांक जी से हमने ज्यादातर मुद्दों पर बात की और जवाब भी उन्होंने दिए। क्या कुछ बिहार में चल रहा है, इनका मानना है कि एक बार फिर से एनडीए दावा ठोकती हुई सरकार के ऊपर नजर आ रही है। बाकी चुनाव में बहुत ज्यादा दिन बाकी नहीं है, आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार या फिर कुछ बाजी पलटती हुई बिहार में देती है। बाकी आप लोग इस चर्चा पर, इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।